हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको कि अपन सामान्यतः सुसाइडल बेक भी कहते हैं कोशिका की। लाइसोसोम शब्द लाइसिस मीन्स डिजोल्यूशन, सोमा मीन्स बॉडी से बना है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो डिजोल्व कर देती है, किसी चीज़ का डाइजेशन कर देती है, उसको अपन लाइसोसोम कहते हैं कोशिका के अंदर। इसको सबसे पहले डू डेव ने 1949 के अंदर देखा था, डिस्क्राइब किया था। तो लाइसोसोम्स आर ए टेनी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, और ये मुख्य रूप से इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन का काम करती है कोशिका के लिए। प्रारंभ में लाइसोसोम एक जालिका रूपी स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है, जो कि आपस में जुड़ी रहती है। पर जो ही कोशिका मैच्योर होती है और पाचन में भाग लेने लग जाती है, ये संरचना वेस्कुलर शेप में आ जाती है। लाइसोसोम की आकृति काफ़ी इरेगुलर होती है, छोटे बड़े कई प्रकार के लाइसोसोम्स कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। एक तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म इनके अंदर पाया जाता है। कुछ एक को अपन प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, कुछ एक को सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। प्राइमरी को देखें तो इट इज स्टोरेज ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स GERL रीजन के अंदर पाया जाता है। इट इज ए डेंस पार्टिकल ऑफ अबाउट 0.4 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। देयर एंजाइम कंटेंट इज सिंथेसाइज बाई राइबोसोम्स ऑन ER के ऊपर जो राइबोसोम्स लगे रहते हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनके अंदर स्टोर रहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स एंड दीज आर डाइजेस्टिव व्हीकल्स रिजल्ट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी जो लाइसोसोम है, इनके एसोसिएशन से जो बड़ा लाइसोसोम बनता है उसको अपन सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। प्रारंभ में अच्छा ये तो अपन ने देख लिया था। तो इनकी आकृति काफ़ी बदलती रहती है। सामान्य अगर लाइसोसोम की बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो लंबाई चौड़ाई है 25 से 30 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, जैसे प्लांट के अंदर, उनके अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते, यहाँ उनकी आवश्यकता नहीं होती। जो अपने जीवों के अंदर अगर फेगोसाइटिक सेल है तो फेगोसाइटिक सेल्स जैसे मैक्रोफेग, न्यूट्रोफिल्स, इनमें इनकी संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कारण कि इनको बहुत ज़्यादा डाइजेशन करना पड़ता है। पाचन में काम आने वाली अन्य कोशिकाएं जैसे लीवर, पेंक्रियाज, ग्लैंड सेल्स, सेक्रेटरी सेल्स, इनके अंदर सफिशिएंट नंबर के अंदर लाइसोसोम्स पाई जाती हैं। हजारों की संख्या में इनके अंदर लाइसोसोम्स उपस्थित रहते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, एक एंजाइम्स का बैग है। एंजाइम्स इसके अंदर भरे रहते हैं, एक बूंद की तरह पाए जाते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं। तो इनके मेन जो चीज़ है इनकी एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें इनका निर्माण होता है, जहाँ से ये सीधा या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा लाइसोसोम्स तक पहुँच जाते हैं। लाइसोसोम्स एंजाइम उन सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स का पाचन करने में सक्षम है जो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा साइटोसोल में पहुंच जाते हैं। तो जितने भी पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा कोशिका के अंदर आते हैं, उन सब का पाचन है लाइसोसोम से कर सकते हैं। ये एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी एसिडिक मीडियम में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनकी ऑप्टिमम जो कैपेसिटी है वो एसिडिक मीडियम के अंदर ही संभव है। इसलिए लाइसोसोम के अंदर का जो वातावरण है वो उसकी pH 4.6 के लगभग होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एटीपेज, प्रोटॉन एटीपेज एक पंप पाया जाता है, जिसके द्वारा लगातार जो हाइड्रोजन आयन है उनका ट्रांसपोर्ट होता रहता है और अंदर एसिडिक मीडियम बना रहता है, मेंटेन रहता है। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में 2 प्रकार के हाईली एसिडिक ग्लाइकोसाइलेटेड इंटेग्रल प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि इन एंजाइम्स से लाइसोसोम की प्लाज्मा झिल्ली की रक्षा करते हैं। और ये IgP-A और IgP-B प्रकार की प्रोटीन होती हैं। इनके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स काम नहीं करते, इसलिए ये प्लाज्मा झिल्ली डिजोल्व या इनका डाइजेशन नहीं होता। मेन जो एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, एसिड फोस्फेटेज, एसिड न्यूक्लिजेज, सल्फेटेजेज, पॉलीसेक्राइडेजेज, ओलिगोसेक्राइडेजेज, स्फिंगोलिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स
और प्रोटीजेज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से एंजाइम्स भरे रहते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। अब इसके फंक्शंस अपन देख लेते हैं कैसे कैसे ये डाइजेशन करता है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, कोई भी चीज़ जो कोशिका के अंदर आएगी उससे लाइसोसोम्स जुड़ जाएगा, दोनों मिलकर फेगोलाइसोसोम्स का निर्माण होता है। फेगोलाइसोसोम में पदार्थों का डाइजेशन हो जाता है और वहाँ से आवश्यक चीज़ें हैं ये डिफ्यूजन द्वारा कोशिका के अंदर रह जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं साइटोप्लाज्म में, और जो अनावश्यक चीज़ें हैं एक्जियोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकल दी जाती है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स या लाइसोसोमल डाइजेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल फेगोसोम के रूप में साइटोप्लाज्म में आता है जो कि लाइसोसोम से जुड़े रहते हैं। दोनों घटक आपस में मिलकर हाइड्रोलाइसिस के द्वारा उसका पाचन कर देते हैं। तो जो फेगोसोम है वो लाइसोसोम के साथ फेगोलाइसोसोम बन जाता है और वहाँ इनका डाइजेशन हो जाता है, उसके अंदर इनका डाइजेशन हो जाता है। अधिकांश यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा आदि के अंदर जो इंगेस्टेड पदार्थ है उसका पाचन इसी प्रकार से होता है। अपशिष्ट पदार्थ साइटोप्लाज्म के द्वारा एक्जोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और जो छोटे मॉलिक्यूल जिनका डाइजेशन हो जाता है वो साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा जेली के द्वारा डिफ्यूज हो जाता है। स्तनधारियों में फेगोसाइटिक सेल्स जैसे मैक्रोफेग, न्यूट्रोफिल्स आदि के अंदर लाइसोसोम्स की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और ये जो पैथोजेंस अपने कोशिका के अंदर जाते हैं उन पैथोजेंस को पकड़ के नष्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से ये स्कैवेंजर का काम भी करते हैं जो कि डेब्रिस या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंगेस्ट करके नष्ट कर देते हैं। पहले इनको जो इनके अंदर की पीएच लो होती है इसके द्वारा इनएक्टिवेट हो जाते हैं और फिर इनका डाइजेशन कर दिया जाता है। कुछ एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आदि ये लाइसोसोम के साथ जुड़ने में असमर्थ होते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं हो पाता, ये बच जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड पदार्थ है रेजिडुअल बॉडी के रूप में या तो एक्जोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है फिर लिपोफिशिएंट पिगमेंट के रूप में ये साइटोप्लाज्म में इकट्ठे हो चले जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एजिंग की प्रोसेस भी ये लिपोफिशिएंट जो ग्रेन्यूल्स हैं इनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो कोशिका के अंदर एजिंग ज़्यादा होती है, तो एजिंग का कारण भी इनको माना जाता है। दूसरा इनका काम है इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस का डाइजेशन या ऑटोफेगी भी इनको कह सकते हैं, कैनाबिलिज्म भी कह सकते हैं। यानी कोशिका अपने ही घटकों को अगर डाइजेस्ट कर जाए तो उसको अपने ऑटोफेगी या कैनाबिलिज्म कहते हैं। लाइसोसोम स्वयं अपनी कोशिका के ऑर्गेनेल्स का भी आवश्यकता के अनुसार पाचन कर सकता है, इस प्रक्रिया को ऑटोफेगी कहते हैं। जिस ऑर्गेनेल को नष्ट करना होता है उस ईआर से पहले वो झिल्ली से घिर जाता है और फिर ये लाइसोसोम के साथ जुड़ जाता है और जो ऑटोफेजिक वैक्यूल बनती है, निर्माण हो जाता है, ये ऑटोफेजिक वैक्यूल फिर डाइजेस्ट हो जाती है या उसके अंदर जो ऑर्गेनेल है उसका पाचन हो जाता है। जैसे स्टारवेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑटोफेगी की दर बढ़ जाती है जिससे एनर्जी कंजर्वेशन में सहायता मिलती है। लीवर सेल्स के अंदर प्रति 10 मिनट में एक माइटोकॉन्ड्रिया का डाइजेशन होता रहता है। तीसरा सेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम कैन डाइजेस्ट होल सेल इन विच दे आर लिव। जब पैथोजेनिक कंडीशंस ज़्यादा डिटोरिएट कर देती हैं कोशिका को या कोशिका के अंदर कोई पॉइजन पहुंच जाता है या कोशिका की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर लाइसोसोम पूरी कोशिका का डाइजेशन कर देती है। इसके अलावा कई अपना जैसे डेवलपमेंट के अंदर भी देखा गया जैसे टेडपोल लार्वा उसकी पूंछ है, लाइसोसोम डाइजेशन के द्वारा पूंछ धीरे धीरे छोटी कर दी जाती है। कई टिश्यूज़ के अंदर रिग्रेशन होता है जैसे यूट्रस मेमरी ग्लैंड की जब उपयोगिता नहीं होती थी उनकी कोशिकाओं के अंदर सेल्यूलर डाइजेशन हो जाता है, कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। लाइसोसोम सेल ये स्पर्म पेनिट्रेशन में भी लाइसोसोम ही काम करता है। अंडे की जो झिल्लियाँ होती हैं उनको डाइजेशन का काम भी लाइसोसोम्स के द्वारा। जो एक्रोसोम है अपने आप में एक रूपांतरित लाइसोसोम है जो कि डाइजेशन का सेल मेम्ब्रेन जो सेल कोट होते हैं उनको डाइजेशन का काम करता है। सीड जर्मिनेशन में भी ये काम करते हैं। कई बार ये म्यूटेशन क्रोमोसोम्स का ब्रेक डाउन कर देते हैं, म्यूटेशन और कैंसर भी पैदा करते हैं। लाइसोसोम्स और डिजीज़
कई प्रकार की बीमारियां लाइसोसोम्स पैदा करता है, जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये सब लाइसोसोम्स के कारण होती हैं। सिलिका या एस्बेस्टोस लगातार अपने श्वसन तंत्र के द्वारा अंदर जाते रहते हैं और ये फेगोसोम में बदलकर लाइसोसोम्स के साथ जुड़ जाते हैं और लगातार कोशिका के अंदर इनका पाचन करने का प्रयास किया जाता है, पाचन होता नहीं है। इससे अंदर की श्वसन तंत्र की कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो जाती हैं। लाइसोसोमल कंटेंट है कोशिका में बिखरता रहता है और जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, श्वसन तंत्र की कई सारी बीमारियां और आखिर में मृत्यु तक भी हो जाती है। ये जो खानों में काम करते हैं उन मजदूरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी लाइसोसोम जिम्मेदार है। ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर लाइसोसोमल जो अपने जॉइंट्स के कोशिकाओं होती हैं उनके अंदर लाइसोसोम्स लगातार फटते रहते हैं और उन कोशिकाओं को नष्ट करते रहते हैं, जिनके अंदर जॉइंट्स के जो कार्टिलेज कोशिकाएं हैं, कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है और लगातार दर्द और ये चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं जॉइंट्स के अंदर वो दिखते रहते हैं। इसके अलावा अगर लाइसोसोम में अपन ने बात की थी 50 प्रकार के एंजाइम्स पाई जाती हैं। अगर एक भी एंजाइम्स एब्सेंट रहता है तो जिस पदार्थ का डाइजेशन करना होता है उस पदार्थ का डाइजेशन नहीं होता और वो पदार्थ लगातार कोशिकाओं में जमा होता चला जाता है, जो कि एक बीमारी के रूप में अपने को दिखाई देता है। तो कई सारी डिजीज़ हैं, जन्मजात डिजीज़ हैं, अगर लाइसोसोमल एंजाइम के जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो वो बीमारियाँ जीवन भर बनी रहती हैं। उसके अंदर अगर एग्जाम्पल देखें तो ग्लाइकोजेनोसिस टाइप सेकंड, इसमें ग्लाइकोजन का डाइजेशन नहीं होता, ग्लाइकोजन लगातार जमा होता चला जाता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम नहीं बनता पाया जाता और ग्लाइकोजन लगातार कोशिका के अंदर जमती चली जाती है। वोलमेंस डिजीज़, इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है लगातार जमते चले जाते हैं, कारण कि इनको डाइजेशन करने वाला एंजाइम्स लाइसोसोम में नहीं बनता और ये कोशिका के अंदर जमते चले जाते हैं। पोम्पे डिजीज़ भी ये ग्लाइकोजन के जमने से पैदा होती है। तो अगर कोई भी एंजाइम्स एब्सेंट रहता है तो उसका परिणाम एक बीमारी के रूप में कोशिका के अंदर दिखाई देता है। तो लाइसोसोम कई सारी बीमारियों के लिए भी उत्तरदायी है। हाँ सर।